हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, करंट अफेयर 3 जनवरी हम लोग आज चर्चा करेंगे जो पूरे साल का घटनाक्रम रहा 2023 का। चूँकि आपके एग्जाम में वहीं से सारे प्रश्न आने हैं, तो हमको डेली करंट अफेयर पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और बीच जो हम आपके लिए स्ट्रैटेजी की वीडियो भी लाते रहेंगे दोस्त, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर वीडियो देखें अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसने बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दिसंबर 2023 को पूर्वी शेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगली पीढ़ी की गैस कुल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन का शुरू किया है, जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। बेसिकली इसका यूज जो है वो यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्त। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? अमेरिका की सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, मॉडल को लॉन्च किया है। किस मॉडल को लॉन्च किया है? चैट जीपीटी, लामा 2, जेमिनी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका की सर्च इंजन कंपनी गूगल है वो सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हाल ही में लॉन्च की है। अब जैसे इसमें आपको दिया है चैट जीपीटी, तो अगर बात कर लेते हैं कि भाई चैट जीपीटी जो है ये किसने किया है, तो ये चैट जीपीटी जो है ये ओपन AI है। क्या है? ओपन AI, ठीक है। और अगर बात करते हैं लामा 2 की, तो ये जो है आपका मेटा का है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ओपन AI और लामा जो है ये मेटा का है। अब ये दोनों तो गलत हो गए सर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन लॉन्च किया, तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका जेमिनी। क्या? जेमिनी आपका सही जवाब है। जेमिनी जो है ये अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉडल है। इसे डेटा, सेंसर और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है, ठीक है दोस्त। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने AI रिसर्च यूनिट, डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया। चैट बॉट बार्ड भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि गूगल ने भी हाल ही में कौन सा AI लॉन्च किया सबसे पावरफुल, उसका नाम क्या होगा दोस्त? जेमिनी होगा। आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन सी है सोमा मंडल, ऑप्शन डी है किरण मजूमदार शाह। एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किरण मजूमदार शाह कौन है? तो आप एक कंपनी सुनेंगे, बायकॉन कंपनी। कौन? बायकॉन कंपनी की संस्थापक है। बायकॉन कंपनी की क्या है? संस्थापक। बात क्लियर है। सोमा मंडल की बात कर लेते हैं। तो सोमा मंडल जो है ये आप नाम सुने होंगे, SAIL मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है ये चेयरमैन है। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन है सोमा मंडल, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये HCL कारपोरेशन की क्या है? CEO है, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जो है ये भारत की वित्त मंत्री है। क्या है? भारत की वित्त मंत्री। सर बात क्लियर हो गई? और कुछ अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई सबका स्थान कौन कौन सा है,
तो जो किरण मजूमदार शाह है इनका 76 स्थान है। अभी आप डिसाइड करिए कौन सा सही जवाब होगा। सोमा मंडल की बात करें तो इनका 70वां स्थान है, ठीक है। और रोशनी नादर मल्होत्रा की बात करें तो इनका 60वां स्थान, 60वां स्थान है। निर्मला सीतारमण की बात कर लेते हैं दोस्त, इनका 32 नंबर का स्थान है। तो बताइए सबसे शक्तिशाली महिला कौन हुई? सबसे शक्तिशाली महिला आपकी निर्मला सीतारमण जी हुई। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चौथा, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ही, इसमें जो है इसमें सही जवाब होगा ने अपनी डेवलपमेंट ने अपनी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी की। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो है ये कौन जारी करता है, तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे क्या? IMD। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ये जारी करता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए पहली बात तो ये कि जो IMD रैंकिंग जारी करता है इसमें पूरे विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाएं भाग लेती हैं, ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 49। इस रैंकिंग में भारत जो है 49वें स्थान पर है। भारत ने साइबर ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के पीछे जो क्षेत्र है उनमें पीछे रह गया है। DWDCR एक व्यापक मूल्यांकन जो दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI के उदय के बीच देश डिजिटल परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो USA ने प्राप्त किया है। ये भी आपसे पूछा जाता है। इसने डिजिटल राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे दूसरे स्थान पर कौन पहुंचा है, तो दूसरे स्थान पर आपका नीदरलैंड है। ये भी प्रश्न आता है फिर भाई पहला दूसरा तीसरा, तो आप दूसरा तक पढ़ लीजिए। दूसरे स्थान पर कौन है? नीदरलैंड। और तीसरे स्थान भैया कौन आ गया है? सिंगापुर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पे कौन है, तो क्या बताएंगे? US। दूसरे स्थान पर कौन है? नीदरलैंड। तीसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर। बात क्लियर है दोस्त? तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई एशिया प्रशांत क्षेत्र में, मान लीजिए आपसे ये भी पूछ ले, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस नंबर पे? इसमें कुल 14 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसमें 12वें स्थान पर है सर, ठीक है। किस स्थान पे है? 12वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 5वां नंबर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने CFE संधि से अलग होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी यूक्रेन। बात कर लेते हैं कि CFE संधि, जो ये CFE संधि आप देख रहे हैं ये है क्या बेसिकली? तो CFE संधि जो है इसमें इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ ले, है ना। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, सुन लीजिए, ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, ठीक है। अब इसमें है क्या कि नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल ही में रूस ने जो है औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि जो CFE संधि है उससे अलग होने का निर्णय किया है। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस ने इस संधि से हटने के कारण बताया कि 1990 में यह संधि हुई थी, जो कि अब प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। यह संधि 1990 में मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि देशों के बीच हुई थी। इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनाने से रोकना जिनका प्रयोग तेजी से हमले में जो किया जा सके। तो इसके रसिया जो है इससे बाहर हो गया है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है पोर्टो नोवा, ठीक है। अब इसमें अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये जापान में शुरू किया गया है। ये जापान के, अगर आपसे पूछे जापान में कहाँ शुरू किया, तो नाका नॉर्थ, कहाँ पे? नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो है, अगर आपसे पूछे भाई रिएक्टर नेम क्या है, तो ये है JTC
JT60SA, JT60SA जो है ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। यह फ्यूजन रिएक्टर लगभग 6 मंजिला ऊंचा है, जिसमें डोनट के आकार का वेसल है जिसे टोकामाक नाम से जाना जाता है। टोकामाक के भीतर ही तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है, जिसका तापमान करीब 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बात क्लियर दोस्त? तो इसको भी आप याद रखिएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जापान में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में किस मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए रामायण मंदिर, ऑप्शन बी बालाजी मंदिर, ऑप्शन सी अंगकोर वाट मंदिर, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मंदिर। बताओ सर। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो सही जवाब, जैसे रामायण मंदिर ऐसा नहीं, इसमें जो सही जवाब है वो है आपका अंगकोर वाट मंदिर। ये है कहाँ पे? बेसिकली ये है आपके कंबोडिया में। तो आप ऐसे समझिए कि कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर जो है ये 8वां अजूबा से घोषित किया गया। इसने किसको छोड़ा है पीछे? तो ये इटली का पंपोई था। इटली के पोम्पेई, इटली के पोम्पेई को छोड़ करके ये जो है 8वां अजूबा घोषित हो गया। अंगकोर वाट दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप में स्थित है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसे अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 8वां अजूबा कौन है, अब वो अलग बात है कि भोजपुरी गाना आप सुनने के शौकीन है तो आप उसमें कहेंगे कि 8वां अजूबा पता नहीं क्या गाना है ना, एक उसको सुनिएगा यूट्यूब पे डाल के, बढ़िया गाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये आपको इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो ये सम्मेलन हुआ था 15वां शिखर सम्मेलन, ये 22 से 24 अगस्त के बीच हुआ था। थोड़ा सा कहानी समझिएगा इसकी। अब 22 से 24 अगस्त के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। यहीं पे इसी के बीच में एक तारीख पड़ती 23 अगस्त, और ये 23 अगस्त वो दिन है जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश बना, ठीक है। और इसी दिन मोदी जी ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। बात क्लियर है? तो ये कब से कब तक, अगर आपसे पूछेगा भाई चंद्रमा जो चंद्रयान 3 सफल हुआ उस वक्त मोदी जी कहाँ थे, तो आप बताइए कि ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। और वो कहाँ पे थे? तो वो थे भैया, जाहिर सी बात है यहां तो रहेंगे नहीं भारत में, गलत। सही जवाब आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। बात क्लियर है? अब आप ये कहेंगे कि साहब ब्रिक्स जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स से बी से होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, ठीक है, सी से आपका चाइना होता है और एस से आपका साउथ अफ्रीका होता है। बात क्लियर है? अब अगर बात ये कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सम्मिलित थे, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में यह सम्मेलन जो संपन्न हुआ है, इसमें रूस का प्रतिनिधित्व जो है उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया था, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में सम्मिलित थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि साहब इसमें जो है नए सदस्यों को आमंत्रित किया गया है, कौन कौन से हैं, ठीक है। 6 अन्य देश जो आमंत्रित किए गए हैं, जैसे आपका अर्जेंटीना हो गया, ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। इन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो अब जो है ब्रिक्स की संख्या जो अभी आपको 5 दिख रही है, अब इसमें 6 जुड़ जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रिक्स में वर्तमान में, चूंकि 1 जनवरी तो बीत गया है, मतलब वो लोग सम्मिलित हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रिक्स में कितने सदस्य, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो आप बताएं कितने? 11 बताएं। क्यों? क्योंकि 6 देश और सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो ब्रिक्स हुआ था वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। चलिए, ये अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आपसे ब्रिक्स से हो सकता है आपसे पूछ ही ले। ब्रिक्स और G20 मिला के एक प्रश्न तो जहां तक मुझे लगता है कि रहना चाहिए।
ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी जो है वो ब्राजील में। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ब्रिक्स का अगला जो सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में तो हो चुका, तो होने से रहा ये, ठीक है, एक क्रम से चलता है। जैसे ये है आपका BRICS, ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो ये आपके ब्राजील छोड़कर रसिया में इस बार होगा, ठीक है, रसिया में हो रहा है। रूस में कहाँ पे हो रहा है भैया? रूस में हो रहा है, तो रूस में जो है ये कजान जगह है। कौन सी? कजान जगह, वहां पे ये क्या है? प्रस्तावित है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है दोस्त? तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है पूर्वी तिमोर, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से ये गठबंधन बना है। भारत प्लस फ्रांस के संयुक्त प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इस संकल्पना को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी। ये कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था, ठीक है। बात क्लियर है? अगर बात कर लें कि भाई इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वैसे बात करें तो 116 सदस्य हस्ताक्षर सहित इसमें हैं, लेकिन अभी अगर पूर्ण सदस्य की बात कर लें तो इसमें अभी आपका 95वां सदस्य शामिल हुआ है, तो अब 95 हो गया, अभी तक 94 थे, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिली। क्या है? चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी पूर्वी तिमोर, ऑप्शन डी म्यांमार। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? पहली बात तो ये कि भाई आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN, आसियान। आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसका 43वां सम्मेलन जो है वो हुआ है इंडोनेशिया के कहाँ पे? जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो इसमें सही जवाब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो ये कहा गया भाई अगला जो 2026 का जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा आपके जो यहाँ पे बी ऑप्शन है फिलीपींस में होगा, 2026 वाला, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि भाई अभी तक तो आसियान में कितने देश थे? 10 देश थे, लेकिन एक देश और जुड़ गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका पूर्वी तिमोर। क्या नाम है? पूर्वी तिमोर। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुए हैं इस बार, ठीक है। तो पूर्वी तिमोर जो है एक नया सदस्य जुड़ गया है, तो अब इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्तमान में आसियान में कितने देश हैं, तो आप बताएंगे क्या? 11 बताएंगे, ठीक है। वर्ष 2024 तक जो है ये अभी है पूर्वी जो तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये हो गया है। अब अगर आपसे ये पूछे भाई आसियान का जो है आदर्श वाक्य क्या था, तो इसमें भैया वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी जो है ये इसका जो है आदर्श वाक्य था। बात क्लियर दोस्त? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब जो है वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में होगा। 44वां कहाँ होगा? आपके फिलीपींस में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका चीन, ऑप्शन बी है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है आपका भारत, ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। बताइए सही जवाब क्या है? देखिए अगर बात करें तो पहले आप तो ये पूछा जाता है कि भाई वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है आपका WPO। कौन जारी करता है? WPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
मतलब ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जारी करता है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। अब वैश्विक नवाचार रिपोर्ट 2023 में भी जो आई है, इसमें शीर्ष स्थान जो है वो, अगर इसे इसमें बात कर ले कि इसमें शीर्ष स्थान कौन है, तो अब इसमें वैसे तो चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो शीर्ष स्थान है वो, अब इसको काट करके स्विट्जरलैंड कर लीजिए। क्या? स्विट्जरलैंड जो है इस शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है, ठीक है। वहीं पे जो आपका अंगोला है सबसे न्यूनतम स्थान 132वें स्थान पर है। बात क्लियर है दोस्त? अब बात कर लेते हैं भाई चीन का क्या स्थान है। चीन का जो है ये 12वां स्थान है। भाई भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 40वां स्थान है, ठीक है। अब अपने जो नल्ला पाकिस्तान है पड़ोसी, इसका क्या स्थान है? तो इसका 88 स्थान, 88वां स्थान, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बोले तो GBA, मतलब ग्लोबल बायो फ्यूल्स एलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस जो है इसका भी गठन किया गया है जब अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। दरअसल बायोफ्यूल ईंधन में जो ग्लोबल बायोफ्यूल ईंधन में जो देश सम्मिलित है उनका आप पूछेंगे भाई ये उद्देश्य क्या है इनका, क्या बनाने का? जैसे कोई आप कुछ करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो जो ग्लोबल फ्यूल्स एलायंस है इसमें सम्मिलित होने वाले देशों से पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने की अपील की गई है, ठीक है। चूंकि इसमें समय की मांग है कि ईंधन सम्मिश्रण के क्षेत्र में सभी देश मिलकर काम करें। तो अब इसमें भारत दे दिया, भारत जाहिर सी बात है ऐलान किया, ये तो रहेगा ही। ब्राजील है, अमेरिका है, चाइना जो है इस देश में, इसमें GBA में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या भैया? हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ भैया, भारत का कौन सा स्थान है? 47 है, 45 है, 44 है या 41 है? बात कर लेते हैं कि भाई ये जारी कौन करता है। तो ये जारी करती है MCGPI, मतलब मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ठीक है, ये जारी करता है। सूचकांक में भारत जो है ये 47 देशों में से 45वें स्थान पर वर्तमान में है, ठीक है। और भारत का समग्र, जिससे पहले अभी तो वर्तमान में 45वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं कि भाई 2022 में किस स्थान पर था? तो वो था 2022 में 44वें स्थान पर, ठीक है, सॉरी 41वां स्थान पर था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वैश्विक पेंशन सूचकांक में जो है किस स्थान में भारत का है, तो वो 45 है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन सी एंथोनी अल्बनीज, ऑप्शन डी एलन बेसेंट। बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जो जितने राष्ट्र प्रमुख हैं उनमें अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात करें तो ये कितनी है? 76% है, ठीक है। हम जॉर्जिया मेलोनी की बात कर लेते हैं तो ये मोदी जी की वजह से ज़्यादा फेमस हो गई, 41% है, ठीक है। एंथोनी अल्बनीज की बात कर लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रमुख हैं और इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 47% है। और एलन बेसेंट की बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के, इनकी जो फॉलोइंग है वो है आपके करीब 58%। अब बताइए साहब इसमें कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है? तो जाहिर सी बात है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 में जारी 145 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग, आप ऐसे समझिए इसको, अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं, विश्व सैन्य ताकत
विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग जो है इसकी बात है, ठीक है। इसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो भैया इसमें टोटल जो 145 कंट्रीज की जो आर्मी उनका वो किया गया है, इसमें जो भारत है उसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। मतलब भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है। अब आप कहेंगे साहब पहले स्थान पर तब कौन है? तो पहले स्थान पे आपका सबसे बेकार जो देश है वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? रूस आता है, रसिया आता है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे जो आता है वो आपका चीन आता है, और चौथे स्थान पे कौन है? भारत है। ये चारों आप याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। तो विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग में भारत का स्थान का होता है चौथा है। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे रसिया, तीसरे स्थान पे चाइना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सही जवाब हो गया आपका 17 नंबर। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसेडोनिया, ऑप्शन डी फिनलैंड। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अभी हाल ही में, पहले तो ये समझिए कि भाई नाटो है क्या, है ना। तो नाटो अगर इसका आप करें तो नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बात क्लियर है? नाटो में वर्तमान में कितने देश हैं? अगर बात कर लेते हैं तो 31 देश इसमें सम्मिलित हैं, 31 देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में की गई थी। कब? 1949 में। किसके द्वारा? वाशिंगटन संधि के द्वारा। ये पूछा हुआ प्रश्न है, वाशिंगटन संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात क्लियर है? अभी हाल ही में जो ये सम्मेलन संपन्न हुआ जुलाई में, ठीक है, तो वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो भैया ये संपन्न हुआ है लिथुआनिया में। अब अगर आपसे लिथुआनिया में कहाँ संपन्न हुआ है, तो विलियस में। कहाँ पे? विलियस में ये संपन्न हुआ है, लिथुआनिया के विलियस में। बात क्लियर से? तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन बना है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में कनाडा में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FSRB मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में जो है पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त अरब अमीरात को सम्मिलित किया गया। ये पहला अरब देश है जो इसमें सम्मिलित हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है? देखिए अगर हम ये बात करें भाई पर्यवेक्षक का दर्जा देने का तात्पर्य क्या है, तो भाई पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बात क्लियर है? तो इसमें आप ऑप्शन ए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। 19 नंबर। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी स्पेन। बताइए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश जो बन गया है वो बन गया आपका UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जो CPTPP है ये 8 मार्च 2018, कब? 8 मार्च 2018 को सेंटियागो चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में अब UK जब से सम्मिलित हो गया है तो अब इनके देशों की संख्या क्या हो गई है? 11 + 1 कितने हो गई? 12। अब इसमें कितने देश हैं? 12 देश हैं। बात क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो UK बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? 20 नंबर। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉक्टर मोहन यादव, ऑप्शन बी विष्णुदेव साय, ऑप्शन सी लाल दुहोमा, ऑप्शन डी रेवंत रेड्डी। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव हुए कहाँ कहाँ पे हैं। हो सकता है आपसे, देखिए एक बार बताएं, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप मान चलिए कि आपसे मुख्यमंत्री पूछेगा। किस राज्य का पूछेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पूछेगा,
ठीक है दोस्त, तो आप प्रिपेयर रहिए ना, खुद को प्रिपेयर रखिए इसके लिए। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा, जैसे डॉक्टर मोहन यादव कहाँ के हैं, MP के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। विष्णुदेव साय कहाँ के हैं, तो ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। अब लाल दुहोमा की बात कर लेते हैं, तो भैया ये आपका चुनाव हुआ है मिजोरम में, चुनाव हुआ, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हो गए। अब रेवंत रेड्डी जो है ये आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये किस पार्टी के हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्त इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्त, तो इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे। जय हिंद,